जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपके वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम के लिए आप सबके लिए हम सब डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ आप सबको थ्योरी क्लासें भी हम सब उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं दोस्तों, जो आपकी थ्योरी क्लासें चलेंगी, थ्योरी क्लासों को हम सब कैसे कवर करेंगे। जैसे आज का आपका टॉपिक है समाजीकरण। यह आपका सीडीपी के अंतर्गत आता है समाजीकरण। आज हम सब समाजीकरण के बारे में जितने भी पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट को हम सब व्याख्या समझेंगे। फिर जो समाजीकरण से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, उन क्वेश्चन को लास्ट में हम सब सॉल्व करेंगे। कहने का तात्पर्य, आज अगर आपने समाजीकरण के बारे में समझ लिया, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपका कवर हो जाएगा, और जो पॉइंट होते हैं, जो परिभाषाएँ हैं, वह सब भी आपकी कवर हो जाएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित नए स्टडी मटेरियल, साथ में साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से लेके 2023 तक, जितने भी आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वह डेली यहीं इसी चैनल पर सॉल्व कराए जाते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास की हम सब शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों आपकी समाजीकरण की क्लास शुरू होती है। सबसे पहले हम सब समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसकी पहली विशेषता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। कहने का तात्पर्य, जब बालक अपने साथियों के साथ एक दूसरे से बात करता है, यही कहलाता है अंतःक्रिया करना। तो बालक का जो समाजीकरण का विकास होता है, वह सबसे ज़्यादा विकास होता है अंतःक्रिया के ही द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। जो समाजीकरण होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और समाजीकरण का जो विकास होता है वह सरल से जटिल की तरफ हर समय होता है। कैसे होता है दोस्तों? पहले सरल से, फिर उसके बाद जटिल की तरफ बढ़ता है। समाजीकरण दोस्तों बहुआयामी होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। जो समाजीकरण होता है वह प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। अगले पॉइंट की तरफ हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। अब हम सबसे पहले समझते हैं औपचारिक किसे कहते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं अनौपचारिक किसे कहते हैं। औपचारिक दोस्तों जो दूसरी भाषा होती है वह औपचारिक भाषा होती है, और अनौपचारिक भाषा जो मातृभाषा होती है। सबसे पहले दूसरी भाषा के अंतर्गत अगर हम सब बात करें, जिसमें हम सबको व्याकरण का ज्ञान होता है। जैसे मातृभाषा में व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, बालक बोलना तो सीख जाता है। अनौपचारिक भाषा में बालक बोलना सीख जाता है, लेकिन उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि किस प्रकार से हमको शब्दों को लगा के बोलना चाहिए। तो यह आपका दूसरी भाषा कहलाता है। दूसरी भाषा में हम सबको व्याकरण का ज्ञान अच्छे से हो जाता है, और अनौपचारिक भाषा में हम सबको मातृभाषा का ज्ञान होता है। अगला जो पॉइंट है, कह रहे इसमें सांस्कृतिक कल्चर का ट्रांसफर होता रहता है दोस्तों। किसमें? समाजीकरण में। इसमें सांस्कृतिक कल्चर का ट्रांसफर होता रहता है। समाजीकरण समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों या नियमों पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य, जो समाजीकरण होता है दोस्तों, अभी बालक जो यहाँ पे कह रहे हैं कि सांस्कृतिक कल्चर ट्रांसफर होता रहता है। जैसे कोई बालक यूपी में रह रहा है, यूपी का कल्चर को फॉलो कर रहा है, वही बालक महाराष्ट्र में चला जाएगा, जो वहाँ का माहौल रहेगा, फिर वहाँ का कल्चर वह फॉलो करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि इसका संस्कृत कल्चर ट्रांसफर होता रहता है। इसके बाद जो है रीति रिवाजों नियमों पर, वही बात हुआ कि वहाँ का रीति रिवाज मानने लगता है बालक। यहाँ से हम सब समाजीकरण के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला प्रकार है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक समाजीकरण की अगर हम सब बात करें, तो इसमें पहला आता है परिवार, आस पड़ोस, सहपाठी। यह सब आपके प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बालक पहले जो भी कुछ सीखता है वह सब इन्हीं सबसे सीखता है। जिनके संपर्क में बालक स्वयं से आता है वह आपका प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत परिवार, आस पड़ोस, सहपाठी यह सब आते हैं। इसके बाद आता है द्वितीयक समाजीकरण, जिसमें बालक दूसरे को द्वारा ले जाया जाए। जैसे स्कूल हो गया दोस्तों, स्कूल जो होता है वह द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आता है। जैसे मीडिया हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, जिनके संपर्क में बालक दूसरे द्वारा लाया जाता है, यह आपका द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है पुनर्समाजीकरण दोस्तों। जब हम नई
नई पर जाने वाली वहाँ की नई जगह पर, यहाँ पे होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। जब हम नई जगह पर जाने पर वहाँ के रीति रिवाज, खान पान, पहनावा आदि नए तरीके से सीखते हैं, इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, पुनर्समाजीकरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, मान लीजिए यूपी में है, यहाँ से हम कई अदर राज्य में चले गए, असम में चले गए, फिर हम वहाँ की जो समाज है दोस्तों वहाँ पे ढल जाते हैं, यही आपका कहलाता है दोस्तों पुनर्समाजीकरण कहलाता है। इसके बाद है लिंग समाजीकरण। समाजीकरण की ऐसी संभावनाएं जिसमें सिर्फ स्त्री पुरुष सदस्य हो सकते हैं, इसे लिंग समाजीकरण कहते हैं। जैसे दोस्तों स्वयं सहायता समूह, इसमें दोस्तों कौन होता है, स्त्री पुरुष ही सदस्य हो सकते हैं, इसे दोस्तों लिंग समाजीकरण कहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम सब बढ़ते हैं। व्यवसायिक समाजीकरण, ऐसे समाजीकरण जिसमें एक खास पैसे के लोग जुड़े हों, जैसे दोस्तों बैंक के कर्मचारी का यूनियन। दोस्तों कहने का तात्पर्य है जो बैंक, जिसे व्यवसायिक से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसमें दोस्तों एक खास पैसे के लोग जुड़े होते हैं। जैसे बैंक के कर्मचारियों का समूह जो होता है वह कैसा कहलाता है, वह व्यवसायिक समाजीकरण कहलाता है, क्योंकि वह एक बैंक कर्मचारियों का समूह है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है अग्रिम समाजीकरण। इस प्रकार के समाजीकरण में एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति समूह के तौर पर तरीके सीखता है जिसका वह भविष्य में सदस्य बनना चाहता है। जैसे दोस्तों सेना में भर्ती होने से पहले एनसीसी कैडेट बनकर सेना के तौर तरीके सीखना। अग्रिम समाजीकरण नाम से स्पष्ट हो रहा, आगे की सोचना। दोस्तों हमको आगे क्या कहना है उसकी तैयारी करना, यह आपका अग्रिम समाजीकरण कहलाता है। हमको भविष्य में क्या बनना है उसकी तैयारी करना। जैसे सेना में भर्ती होने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनसीसी की तैयारी करते हैं, यह आपका अग्रिम समाजीकरण हो गया। अब हम कुछ प्रमुख कारक समझते हैं। समाजीकरण के प्रमुख कारक, फर्स्ट है दोस्तों परिवार। प्राथमिक संस्था दोस्तों हर समय बालक का परिवार ही होता है। परिवार समाजीकरण का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सक्रिय तथा प्राथमिक तथा पहला अनौपचारिक कारक है। दोस्तों परिवार में एक बच्चा आदतें, संस्कार, बड़ों का सम्मान करना, मिलजुल कर रहना सीखता है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है दोस्तों विद्यालय जाने से पहले बालक कोरी पटिया नहीं होता है। बालक बोलना, मम्मी कौन है, पापा कौन है, बहुत सारी चीज़ें सीख के विद्यालय जाता है। ऐसा नहीं तो बालक जब विद्यालय जाता है तब उसे सिखाया जाता है कि हाँ मम्मी कौन है, पापा कौन है। यह सब ज्ञान दोस्तों बालक को घर पे ही दिया जा चुका होता है। इसलिए पहला प्रथम इसका बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है वह उसका परिवार ही होता है। उसका इसीलिए कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है, सबसे पहली संस्था उसका परिवार ही होता है। इसके बाद हम विद्यालय की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है दोस्तों तथा औपचारिक कारक है। यह समानता, सहकारिता, समय पालन, समूह भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय हम सबको हर चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से करने सिखाता है। दोस्तों हमको बोलना तो आ गया हमारे विद्यालय में ही, वो घर पे ही, लेकिन हमको किससे कैसे बोलना है दोस्तों यह सिखाता कौन है, यह विद्यालय सिखाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम उम्र के बच्चे। वाइगोस्की ने हम उम्र बच्चों को समाजीकरण विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि हम उम्र के बच्चा बिना किसी दबाव के विचारों को आदान प्रदान करता है, जो समाजीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों कहने का तात्पर्य है जो बालक सबसे ज़्यादा सीखता है वह हम उम्र के बच्चों के साथ ही सीखता है। ऐसा किसका मानना था, ऐसा मानना था वाइगोस्की का। जब बालक हम उम्र बच्चों के साथ मिलता है तो वह उसकी झिझक जो होती है ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ खुल के बोलता है। हमारे घर में यह बना था, हमारे मम्मी यह है, मतलब हर चीज़ के बारे में वह डरता नहीं है और खुल के बोलने का प्रयास करता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों जनसंचार माध्यम। आज के समय में सोशल मीडिया समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों सबसे आज के युग में दोस्तों सोशल मीडिया सब पे हावी हो रहा है और इससे हर चीज़ का दो पहलू होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। कुछ लोग इसे पॉजिटिव के वे में ले रहे हैं, कुछ लोग निगेटिव के वे में ले रहे हैं। इसलिए दोस्तों किसी चीज़ को गलत कहने से पहले ये समझना चाहिए उसके पॉजिटिव भी पॉइंट है और निगेटिव भी पॉइंट होते हैं। वही कह रहे हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे दोस्तों टीवी पर दिखाए गए कार्यक्रम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि। सोशल नेटवर्क का आधुनिक खान पान, पहनावा तथा विचार निर्माण आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज आप दोस्तों
फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, कहीं भी जो भी चीज़ देखते हैं वैसा करने का प्रयास करते हैं, वैसा बनने का प्रयास करते हैं। वही कह रहा है कि हमारे विचारों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हेरलाक के अनुसार बालक जन्म के प्रथम माह में प्रकाश और आवाज़ से आकर्षित होता है दोस्तों। बालक जो प्रथम माह में दोस्तों किसकी ओर आकर्षित होता है? प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। दूसरे महीने में मुस्कुराना शुरू करता है। तीसरे महीने में अपनी माँ की आवाज़ को बाकी आवाज़ों से अलग कर लेता है। यह पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, बालक सबसे पहले किसकी ओर आकर्षित होता है? आप जानते रहिए, सबसे पहले प्रकाश की तरफ, फिर उसके बाद मुस्कुराना, इन सब की तरफ बढ़ता है। फिर लास्ट में दोस्तों तीसरे महीने में बालक जो होता है अपनी माँ को आवाज़ को पहचानने लगता है कि हमारी माँ की आवाज़ कैसी है और अदर कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज़ किस प्रकार से है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। समाजीकरण के सिद्धांत की बात अगर हम सब करें, समाजीकरण के 3 प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों। पहला जो है कूले का स्वदर्पण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कूले कहते हैं कि समाज एक दर्पण के समान होता है दोस्तों। कैसा होता है समाज? एक दर्पण के समान होता है। कौन कह रहे हैं? कूले कह रहे हैं। समाज तथा अन्य लोगों के संपर्क में आने से बच्चों में स्वधारणा यानी स्वयं के बारे में सोचने की भावना विकसित होती है। व्यक्ति स्वयं की कमियां एवं बुराइयां नहीं देख पाता दोस्तों। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति होता है खुद की कमियां कोई नहीं देखता, दूसरे की कमियां सब देखते हैं। समाज वह आईना होता है जो व्यक्ति की कमियां उजागर करके उन्हें सुधारते हुए एक सामाजिक प्राणी बनाता है। यह दोस्तों समाज में ही आप जब जाते हैं, अभी अपने आप को सब बहुत बढ़िया समझते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जब वो समाज में जाता है तब उनकी कमियां पता चलती है। हाँ, अभी इनके अंदर कौन सी कमियां हैं। इसलिए दोस्तों समाजीकरण से बालक की जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। मीड का मैं और मुझे सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत था दोस्तों, अकेला व्यक्ति समाज पर ध्यान नहीं देता, उसका सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना मैं कहलाता है दोस्तों। मैं क्या कहलाता है? इनमें जो मैं है, मैं वह है दोस्तों जो अकेला व्यक्ति होता है वो समाज पर ध्यान नहीं देता, उसका सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचना क्या कहलाता है? मैं कहलाता है। कुछ समय बाद वह महसूस करता है कि उसके स्वार्थ की पूर्ति दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति पर निर्भर है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होना मैं से मुझे की ओर और स्वयं से समाज की ओर ले जाता है। कहने का तात्पर्य है बालक सबसे पहले तो समाज को नहीं देखता, पहले खुद को ही देखता है, यही मैं कहलाता है। लेकिन जब आगे जाता है वो समझता है कि हमारी जो पूर्ति है बिना समाज से नहीं हो सकती, यही कहलाता है मैं से मुझे की ओर बढ़ना, स्वयं से समाज की ओर बढ़ना। इसके बाद जो है इरेक्शन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। फ्रायड के शिष्य दोस्तों, इरेक्शन जो थे कौन थे? फ्रायड के शिष्य थे। फ्रायड के शिष्य इरेक्शन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें कुल 8 सिद्धांत थे दोस्तों। कितने सिद्धांत थे? 8 सिद्धांत थे। इरेक्शन फ्रायड के सिद्धांत में काम वासनाओं की दी गई वरीयता से खुश नहीं थे इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक पक्ष पर फोकस किया। किस पे किया? सामाजिक पक्ष पर फोकस किया। इस सिद्धांत के सभी 8 अवस्थाएं मिलकर व्यक्ति के जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन को शामिल करती हैं। प्रत्येक अवस्था में 2 विशेषताएं बनाम वर्सेस शब्द से जुड़ी हुई हैं। एक चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा, जो इरेक्शन थे दोस्तों, इरेक्शन फ्रायड के सिद्धांत काम वासना को जो इनका जो सिद्धांत था उसे यह नहीं, इससे खुश नहीं थे। इन्होंने अपने में इस पर किस पर फोकस किया? सामाजिक पक्ष पर फोकस किया। अपने सिद्धांत में सामाजिक पक्ष पर इन्होंने फोकस किया था, इसको आप जानते रहिए। तथा किसी भी अवस्था में सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर एक गुण का विकास होता है। अब इनकी जो अवस्थाएं थी, 8 अवस्थाएं, उस पर हम सब फोकस करते हैं। वही कह रहे थे वर्सेस बनाम है दोस्तों। 8 अवस्थाएं जो निम्नलिखित हैं। पहली अवस्था दोस्तों विश्वास बनाम अविश्वास, इसे आप वर्सेस भी समझ सकते हैं। यह कब से कब तक चलता है? 0 से लेकर 18 माह तक। इसमें गुण क्या होते हैं? आशा होती है दोस्तों। स्वायत्त बनाम शर्म, 18 माह से दोस्तों 3 वर्ष। इच्छा शक्ति होती है इसमें, इसके गुण क्या है? इच्छा शक्ति होती है। पहल बनाम अपराध, यह दोस्तों 3 से 5 वर्ष तक। इसके गुण क्या है? उद्देश्य पूर्णता।
परिश्रम बनाम हीनता, उम्र दोस्तों 5 से 13 वर्ष, इसके गुण क्या हैं? प्रतियोगिता। पहचान बनाम भ्रांति, उम्र क्या है? 13 से 21 वर्ष, गुण क्या है? वफादारी। आत्मीयता बनाम अलगाव, उम्र क्या है? 21 से 40 वर्ष, गुण क्या है? प्यार। उत्पादकता बनाम स्थिरता, उम्र क्या है? 40 से 65 वर्ष, गुण क्या है? परवाह। संपूर्णता बनाम निराशा, यह दोस्तों 65 वर्ष से आगे जो होते हैं उनके लिए, और इसमें दोस्तों बुद्धिमानी, इसके गुण क्या है? बुद्धिमानी। अब हम सब हरलाक के अनुसार, इसको तो आपको हम पहले ही बता चुके थे, ऊपर ही बता चुके हैं। हरलाक का जो मानना था कि इस प्रथम माह में प्रकाश की ओर बालक आकर्षित होता है, उसके बाद अब मुस्कुराना, फिर तीसरे माह पर अपनी माँ की आवाज़ को अन्य से भिन्न कर लेना। कुछ दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एजेंसियाँ हैं, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। सामाजिकरण के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एजेंसियाँ। एक्टिव एजेंसी दोस्तों सक्रिय एजेंसी, बच्चों पर सीधा प्रभाव, जिसका बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है वह आपका एक्टिव एजेंसी कहलाती हैं, और जिसका बालक पर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, वह आपका निष्क्रिय एजेंसी कहलाती हैं। एक्टिव एजेंसी के अंतर्गत परिवार हो गया, स्कूल, चर्च, युवा गतिविधि, समूह, संघ, सामाजिक कल्याण एजेंसियाँ, खेल, क्लब, संग्रहालय, मनोरंजन आदि, यह सब आपके एक्टिव एजेंसी के अंतर्गत आती हैं। अब पैसिव एजेंसी की अगर हम सब बात करें, निष्क्रिय एजेंसी, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पैसिव एजेंसी, निष्क्रिय एजेंसी, जिसका दोस्तों बच्चों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। पैसिव एजेंसी के अंतर्गत पुस्तकालय आता है दोस्तों, प्रेस आता है, सिनेमा, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, थिएटर, पत्रिका, यह सब आपके पैसिव एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम सब यहाँ से दोस्तों आपके सामाजिकरण से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? और एक चीज़ दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं। निम्न में से कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों परिवार और रिश्तेदार। थर्ड ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोसी, या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोसी। राइट आंसर दोस्तों गौरवाहक कौन हो सकते हैं? आपके विद्यालय और पास पड़ोसी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सेकंड ऑप्शन है घुलने मिलने तथा समायोजन की। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने सीखने की। या फिर लास्ट ऑप्शन है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है दोस्तों, मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है दोस्तों? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। आपको हमने निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत बताया जो आपके सार्वजनिक पुस्तकालय होंगे, पेपर, न्यूज़पेपर, ये सब आपके निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है दोस्तों? सामाजिकरण सीखने को प्रोत्साहित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम। सेकंड ऑप्शन है योगात्मक आकलन। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग। या फिर लास्ट ऑप्शन है रूपात्मक आकलन। सामाजिकरण सीखने में प्रोत्साहित करता है दोस्तों, क्या करता है? सहयोगात्मक अधिगम। जब आप बालक एक दूसरे से सहयोग कर सीखता है तो बालक सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा सीखता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजीकरण है दोस्तों, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक के मानदंडों में परिवर्तन। या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, सेकंड, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिकरण में सम्मिलित है संस्कृति और दोस्तों खाली जगह है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना। सेकंड ऑप्शन है विद्रोहों को
निरुत्साहित करना, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास, या फिर लास्ट ऑप्शन है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? ये नेगेटिव क्वेश्चन है। अब जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। विद्यालय, परिवार, भौतिक आधारभूत संरचना, लास्ट ऑप्शन है मीडिया। तो दोस्तों सामाजिकरण के विकास में किसकी भूमिका नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक विकास, वातावरण, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों संज्ञानात्मक परिपक्वता, या फिर लास्ट ऑप्शन है सामाजिक विकास और वातावरण। किसका मिलान गलत है दोस्तों? डी है सामाजिकरण विकास वातावरण। वातावरण का संबंध किससे होगा दोस्तों? अनुवांशिक वातावरण होता, तो ये आपका राइट होता, इसलिए डी गलत है और गलत के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? फर्स्ट है परिवार है, कंप्यूटर है, अनुवांशिकता है, राजनीतिक दल है। तो इसमें दोस्तों जो प्रमुख कारक है वह आपका परिवार ही होता है सामाजिकरण का। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों आपका जो सीटेट से संबंधित सामाजिकरण का जो चैप्टर था उसको कवर किए, और उसी से संबंधित आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें हम सम्मिलित किए थे, उसको भी कवर किए। यह क्लास थ्योरी क्लास प्लस क्वेश्चन की क्लास थी। अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे इस चैनल पे हम आप सबके लिए थ्योरी क्लास प्लस दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास, जो आपका 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन इस चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यह क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। आपसे कल फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।